हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्या प्रकाश की द्वैती प्रकृति है ना, या तरंग कण द्वैतता से क्या तात्पर्य है और उदाहरण द्वारा इसको क्या करना है प्रदर्शित कीजिए, है ना, इसको दिखाना है। और इसको और एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि डी ब्राउली जो तरंग होती है ना, पिछली वीडियो में पढ़ा था डी ब्राउली तरंग क्या होती है कि किसी भी गतिमान द्रव्यमान या गतिमान द्रव कण के साथ में एक तरंग संबद्ध होती है, जिसको हम क्या कहते हैं डी ब्राउली तरंग कहते हैं। और इस डी ब्राउली तरंग का जो प्रभाव है ना, या व्यवहार में या व्यवहारिक रूप से स्थूल कण के लिए दृष्टिगोचर नहीं होता है। मतलब स्थूल कणों के लिए डी ब्राउली तरंग का प्रभाव व्यक्त नहीं कर सकता है। ये क्यों? अभी स्थूल पिंड क्या है और सूक्ष्म पिंड क्या होते हैं? स्थूल कण और सूक्ष्म कण क्या हो गए? स्थूल मतलब ऐसा कण जो कि बड़ा है, और सूक्ष्म कण क्या होगा? ऐसा कण जो कि एकदम क्या है, छोटा है। ठीक है, जैसे छोटे कण के लिए अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन कण, है ना। ठीक है, जो आकार में कैसा रहता है, एकदम छोटा कण रहता है ना। बड़े कण की बात करेंगे तो ये गोली ले लेंगे, बंदूक की गोली की अपन बात करते थे जब भी देखा था अपन ने, है ना। ठीक है, तो इस जो बड़ा जिसका आकार बड़ा रहेगा उसको अपन क्या कहते हैं? स्थूल पिंड कहते हैं, है ना। और इस स्थूल पिंड के लिए ये जो डी ब्राउली तरंग का जो प्रभाव है ना, वो लागू नहीं होता है व्यवहारिक रूप में। मतलब जो बंदूक की गोली जो गोली है वो तरंग के रूप में व्यक्त नहीं होगी, वो किसके रूप में व्यक्त होगी? केवल एक पिंड के रूप में व्यक्त होगी। ठीक है, और वैसे ही इलेक्ट्रॉन यदि गति करता है तो ये पिंड के रूप में व्यक्त नहीं होगा। ये अल्प कण है, अल्प परिमाण का कण है, तो ये व्यक्त होगा किसके रूप में? तरंग के रूप में व्यक्त होगा, है ना। तो दो प्रकार के कण है, एक है क्या अपने पास? एक है स्थूल कण और एक क्या है? सूक्ष्म कण, है ना। तो एक ही समय पर दोनों कण जो है वो तरंग और कण के रूप में व्यक्त नहीं होंगे। या तो वो तरंग के रूप में व्यक्त होंगे, या तो वे किसके रूप में व्यक्त होंगे? कण के रूप में व्यक्त होंगे, गतिशील कण के रूप में व्यक्त होंगे, है ना। तो इसी को देखना है हमको यहाँ पर कि स्थूल पिंड के लिए तरंग व्यवहार या डी ब्राउली तरंग का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसको भी व्यक्त करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके डी ब्राउली तरंग के व्यवहार की व्याख्या करेंगे कि ये जो प्रकाश है वो द्रव और तरंग कण, मतलब जो गतिशील द्रव्यमान कण है वो तरंग और कण की भांति कैसे व्यवहार करता है उसकी व्याख्या करेंगे, है ना। तो हम प्रकाश के द्वैती व्यवहार की व्याख्या कर रहे हैं कि प्रकाश कैसे तरंग और कण के रूप में व्यक्त होता है ना। तो हमने दो प्रकार से प्रकाश की व्याख्या की है। एक तो होता है क्या? तरंग सिद्धांत के द्वारा। एक कौन सा सिद्धांत होता है? तरंग सिद्धांत, है ना, जिसमें प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि प्रकाश की घटनाओं की क्या कर सकते हैं? हम इस तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो प्रकाश है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है क्या? चूँकि हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की सफल व्याख्या मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। लेकिन प्रकाश के विद्युत विद्युत प्रभाव, कृष्णपिंड विकिरण, है ना, और क्वांटम प्रभाव आदि की व्याख्या हम तरंग सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसके लिए किसकी ज़रूरत है? क्वांटम सिद्धांत की ज़रूरत है, जो कि हम इस पूरे सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। और अपन ने देखा क्वांटम प्रभाव भी देखा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी देखा, कृष्णपिंड विकिरण भी देखा, इसके पहले वाले वीडियो में देखे हमने या लेक्चर में देखे हमने। तो वो जितनी भी घटनाएं हैं उसकी व्याख्या हम किसके सहायता से करते हैं? क्वांटम सिद्धांत की सहायता से करते हैं। और इस स्थिति में हम प्रकाश को एक क्वांटा के रूप में मानते हैं, जिसकी ऊर्जा कितनी होती है? E = h के रूप में होती है ना। ये एक तरीके से क्या, जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होगा वो गतिमान क्या कहलाएगा? कण कहलाता है ना। ठीक है, तो ये कण के रूप में हम तरंग की व्याख्या या प्रकाश की व्याख्या कर सकते हैं, और तरंग सिद्धांत द्वारा तरंग के रूप में व्याख्या कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन दोनों की हम एक साथ में व्याख्या नहीं कर सकते, या तो वो प्रकाश की व्याख्या हम तरंग के रूप में करेंगे, या तो फिर प्रकाश की व्याख्या हम गतिमान कण के रूप में करेंगे या फोटोन के रूप में करेंगे, है ना। इसीलिए हम कह सकते कि प्रकाश दो तरीके से व्यवहार करता है, तरंग के रूप में भी और किसके रूप में, गतिमान कण के रूप में या द्रव्यमान कण के रूप में, है ना। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, कण के रूप में भी और तरंग के रूप में। इसलिए हम इसको कहते हैं, ये ऊपर जो लिखा है ना हमने प्रश्न में, क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश की तरंग कण द्वैतता या प्रकाश की द्वैती प्रकृति तरंग और कण के रूप में, है ना। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की व्याख्या हम तरंग सिद्धांत के द्वारा और क्वांटम सिद्धांत दोनों के द्वारा कर सकते हैं। तरंग सिद्धांत द्वारा तरंग की व्याख्या करेंगे, क्वांटम सिद्धांत द्वारा उस गतिमान द्रव्य कण की व्याख्या करेंगे, है ना। ठीक, तो अभी हमने देखा कि जो प्रकाश है ना, उस प्रकाश की व्याख्या जो है हम कैसे कर सकते हैं। प्रकाश की परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, है ना, व्यतिकरण, ध्रुवन आदि की जो व्याख्या है वो उसको हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, कृष्णपिंड विकिरण की व्याख्या तथा क्वांटम प्रभाव आदि की व्याख्या जो है हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा न करके प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं। तो हम प्रकाश की व्याख्या दो प्रकार से कर सकते हैं, तरंग सिद्धांत द्वारा और क्वांटम सिद्धांत द्वारा। इसी को हम कहते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति या तरंग कण प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति के आधार पर हम पर वैज्ञानिक क्या, प्रकाश की द्वैती प्रकृति के आधार पर वैज्ञानिक क्या डी ब्रॉगली ने माना कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति केवल प्रकाश में ही नहीं होती, बल्कि यह द्वैती प्रकृति सभी गतिमान या गतिशील द्रव्य कणों के साथ भी होती है। मतलब प्रकाश के साथ ही नहीं होती, कोई यदि बंदूक भी यदि गतिशील रूप में जा रहा है या गतिमान हो रहा है तो उसके साथ में भी उसकी द्वैती प्रकृति लागू होगी। मतलब उस गतिशील द्रव्यमान कण के साथ में तरंग भी क्या रहेगी, संबद्ध रहेगा। ठीक है, तो इसी हम क्या कहते हैं, तरंग कण द्वैती या प्रकाश की डी ब्रॉगली प्रकृति कहते हैं या प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से चूँकि द्रव्य कण के साथ में नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे, चूँकि द्रव्य कण के साथ एक ही समय पर तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित नहीं होते, है ना। मतलब या तो वो कण का गुण प्रदर्शित करेगा कोई भी द्रव्यमान कण, या तो फिर वो तरंग का प्रदर्शित करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन तरंग को प्रदर्शित करता है, वैसे ही बंदूक की जो गोली है वो कण को प्रदर्शित करता है, वो तरंगों को प्रदर्शित नहीं करता, है ना। तो चूँकि क्या लिखा हुआ है, द्रव्य कण एक साथ एक ही समय पर तरंग व कण दोनों के गुण प्रदर्शित नहीं करता है ना। इस प्रकार हम तरंग तथा कण की प्रकृति एक साथ क्या होती है, एक दूसरे के पूरक होती है। मतलब एक रहा तो फिर दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा रहा तो फिर पहला नहीं रहेगा। मतलब तरंग रहा तो कण नहीं रहेगा और कण रहा तो फिर वो तरंग नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। अब इसको अपन ने अभी देख लिया, क्या देख लिया, ये पूरा सिस्टम तरंग कण द्वैतता। मतलब कोई भी प्रकाश है या कोई भी गतिशील द्रव्यमान कण है तो वह तरंग और कण की भांति क्या करता है, प्रदर्शित करता है, लेकिन एक ही समय पर नहीं। यदि वो तरंग को प्रदर्शित करता है तो कण को प्रदर्शित नहीं करेगा, और वह कण को प्रदर्शित करता है, कण की भांति व्यवहार करता है तो वो तरंग को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या कहलाती है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति या किसी भी गतिमान द्रव्य कण की द्वैती प्रकृति कहलाती है ना। ठीक है, जिसे डी ब्रॉगली की द्वैती प्रकृति भी कहते हैं या तरंग कण द्वैतता भी कहते हैं, है ना। अब ये द्रव्य की तरंग प्रकृति हमारे दैनिक जीवन के प्रेक्षणों में भी दृष्टिगोचर नहीं होती है। किसकी ये द्रव्य की तरंग प्रकृति मतलब जैसे कोई बंदूक की गोली है तो ये तरंग के रूप में हमको प्रदर्शित नहीं होगी, है ना। इसको देखना आपको कैसे, इसका कारण क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये हमने क्या लिखा है, कारण लिखा है, तो इसको कारण को देखेंगे। तो सबसे पहले एक बंदूक की गोली लेंगे, है ना।
क्या लेंगे? कारण। सबसे पहले क्या है, यदि एक बंदूक से 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को, मतलब गोली का द्रव्यमान कितना है, m का मान कितना है, ये m का मान कितना है, 10 गुना 10⁻³ kg, मतलब 10 ग्राम है, तो ग्राम को अपन kg में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ kg के रूप में आएगा, है ना। गोली को कितना 100 मीटर प्रति सेकंड, है ना, कितना कर रहा है 100 मीटर प्रति सेकंड वेग से यदि वो निकलती है, एक बंदूक से गोली जो है, मतलब यहाँ पर एक बंदूक ले लिया अपन ने, है ना, यहाँ से जो गोली निकल रही है इसका द्रव्यमान कितना है, m = 10 ग्राम है, और ये v कितने से निकल रही है, 100 मीटर प्रति सेकंड से निकल रही है, तो इसका इस गोली से संबद्ध गतिमान द्रव कण की डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी, लेमड़ा बराबर कितना, h/mv से। तो h की वैल्यू कितनी रखी है हमने, h की वैल्यू कितनी रखी है 6.62 × 10⁻34 जूल/सेकंड के रूप में, और द्रव्यमान की वैल्यू क्या रखी है 10 गुना 10⁻³ kg के रूप में, वेग की वैल्यू क्या रखी है 100 मीटर पर सेकंड के रूप में, है ना। और जब इसका गुणागणित भाग करेंगे तो वो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 6.6 × 10⁻34 के रूप में। और ये तरंग दैर्घ्य क्या है, बहुत ही कम है, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, बहुत ही कम है ना, क्योंकि 10⁻34 के कोटि की है ये, है ना, और 10⁻34 बहुत ही कम कोटि हो जाएगी, है ना, तो उसकी तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अधिक द्रव्यमान के कण के लिए गोली 10 ग्राम, है ना, कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य इतनी छोटी होती है कि इससे व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण आदि को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये तरंग दैर्घ्य इतनी कम होती है, किसके सहायता से हम बात कर रहे हैं, गोली को जब हम गति करा रहे हैं तो वो तरंग के रूप में प्रदर्शित होगी क्या, नहीं, क्योंकि ये तरंग की गुण जो है, जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया आदि को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, मतलब तरंगों को प्रदर्शित करिएगा नहीं। अर्थात एक स्थिति में गोली तरंग की भांति व्यवहार न करके गतिमान द्रव्य कण की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। अब वो तरंग की भांति व्यवहार तो नहीं कर रही है ना, तरंग की भांति व्यवहार कर रही है क्या, नहीं कर रही है, तो किसकी भांति व्यवहार करेगी, कण की भांति व्यवहार करेगी, गतिशील कण की भांति क्या करेगी, व्यवहार करेगी। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते कि ये जो स्थूल कण है वो तरंग जो है वो दृष्टिगोचर हो रहा है क्या यहाँ पर, नहीं, स्थूल कण क्या है, गोली है ना, ये गोली जो है वो स्थूल कण है, तो ये स्थूल कण तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, केवल कण की भांति व्यवहार कर रहा है ना। तो तरंग का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता स्थूल कण, केवल कण का व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब इसके विपरीत यदि हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9 हम किसकी बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जिसका द्रव्यमान कितना है 9.1 × 10⁻31 है, वो उसका वेग कितना है 10⁻6 मीटर पर सेकंड से वो गतिमान हो रहा है, तो उससे संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी, लेमड़ा बराबर h की वैल्यू तो वही रखेंगे कितना 6.62 × 10⁻34, m की वैल्यू कितनी रख देंगे, m की वैल्यू कितनी रखेंगे 9.1 × 10⁻31, है ना, ये जो लिखी है अपन ने 9.1 इतना लिखा है, 9.1 × 10⁻31 kg के रूप में, इंटू 10 की घात कितना 6 मीटर पर सेकंड के रूप में उसके किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेग को रिप्रेजेंट कर देंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेग को, है ना। तो यहाँ से जब हम उसका गुणागणित भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.2 × 10⁻10 मीटर के रूप में आएगा, और 10⁻10 मीटर मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 7.2 एंगस्ट्रॉम के रूप में आ गई है। ठीक है, 7.2 एंगस्ट्रॉम के रूप में आ गई है। तो ये तरंग दैर्घ्य इसकी क्या है, बहुत अधिक है। तो ये तरंग दैर्घ्य अधिक वाला जो है इलेक्ट्रॉन, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, व्यतिकरण को, विवर्तन को, ध्रुवण को आदि की घटना को क्या करेगा, वो प्रदर्शित करेगा। मतलब ये तरंग व्यवहार को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है ना। तो
कण जिसका द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, तो उस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, इतनी अधिक होती है, कितनी, 7.2 एंगस्ट्रॉम। ये एक्सरे की है ना, उसकी तरंगदैर्घ्य इतनी है 7.2 एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो वह व्यतिकरण भी रिप्रेजेंट करता है, विवर्तन भी प्रदर्शित करता है, ध्रुवण की घटना को भी प्रदर्शित करता है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो है वो कण की भांति व्यवहार न करके किसकी भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है ना। तो हमने अभी देखा क्या कि जो गोली है ना, जो स्थूल कण है गोली के रूप में, वो कण को प्रदर्शित करता है, तरंग की व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि व्यतिकरण विवर्तन ये घटना उसके सहायता से व्यक्त नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो बंदूक की गोली की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो बहुत ही कम होती है। कितनी कम होती है, 6.6 × 10⁻34 के रूप में, है ना। तो ये क्या शो नहीं करता है, तरंग की भांति व्यवहार नहीं करके कण की भांति व्यवहार करता है। और जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान कम है उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक रहेगी 7.2 एंगस्ट्रॉम के रूप में, है ना। तो ये जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक है वो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, है ना, आदि घटनाओं को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, मतलब तरंग व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कण की भांति व्यवहार न करके किसकी भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कण और तरंग दोनों की क्या होती है, प्रकृति पूरक होती है। वो यदि कण की भांति व्यवहार करता है तो तरंग की भांति व्यवहार नहीं करेगा, और तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है तो फिर कण की भांति व्यवहार नहीं करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली की तरंग द्वैती प्रकृति कहते हैं। ठीक है, या प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें। थैंक यू।